चैप्टर 5 थेरेस और जमीन। उस शरद ऋतु में मौसम इतना सुहाना था कि 12 अक्टूबर की सुबह एथरेट में अपने विला में रहने वाले कई परिवार समुद्र तट पर चले गए थे। चट्टानों और क्षितिज पर बादलों के बीच स्थित समुद्र घेरने वाली चट्टानों के खोखले में सो रही एक पहाड़ी झील का आभास देता, अगर हवा में वह ठंडक और आसमान में वे हल्के नर्म और अनिश्चित रंग न होते जो नॉर्मैंडी के कुछ दिनों को एक विशेष आकर्षण देते हैं। ये स्वादिष्ट है, हॉर्टेंस ने बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल उसने कहा, वैसे भी हम यहाँ प्रकृति के नज़ारे का आनंद लेने या यह आश्चर्य करने नहीं आए हैं कि क्या हमारे बाईं ओर स्थित विशाल पत्थर की सुई वास्तव में एक समय में आर्सेन ल्यूपिन का घर थी। हम यहाँ आए हैं, राजकुमार रेनिन ने कहा, एक पखवाड़े पहले डाइनिंग कार में एक पुरुष और एक महिला के बीच हुई बातचीत के कारण। एक ऐसी बातचीत जिसका मैं एक भी शब्द नहीं समझ पाया। अगर उन दो लोगों को एक पल के लिए भी अंदाजा हो जाता कि वे जो कह रहे हैं उसका एक भी शब्द सुना जा सकता है, तो वे नहीं बोलते, क्योंकि उनकी बातचीत असाधारण गंभीरता और महत्व की थी। लेकिन मेरे कान बहुत तेज हैं, और हालांकि मैं हर वाक्य को नहीं समझ सकता, मैं जोर देकर कहता हूँ कि हम दो बातों के बारे में निश्चित हो सकते हैं। पहली बात, वह आदमी और औरत जो भाई बहन हैं, आज सुबह 12 बजे 12 अक्टूबर को ट्रॉयस मेथिल्डेस नामक स्थान पर एक तीसरे व्यक्ति के साथ मिलने के लिए मिले हैं, जो शादीशुदा है और जो किसी भी कीमत पर अपनी आज़ादी वापस पाना चाहता है। दूसरी बात, इस मुलाकात के बाद जिस पर वे अंतिम समझौते पर पहुंचेंगे, आज शाम चट्टानों के किनारे टहलने के लिए जाना है। जब तीसरा व्यक्ति अपने साथ उस आदमी या औरत को लाएगा, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, जिसे वे छुटकारा पाना चाहते हैं। पूरी बात का सार यही है। अब चूंकि मैं ट्रॉयस मेथिल्डेस नामक एक स्थान को जानता हूँ जो एथरेट से कुछ ऊपर है, और चूंकि यह रोजाना का नाम नहीं है, इसलिए हम कल वहां आए थे। इन आपत्तिजनक व्यक्तियों की योजना को विफल करें। क्या योजना है? हॉर्टेंस ने पूछा। क्योंकि आखिरकार ये केवल आपकी धारणा है कि कोई पीड़ित होगा और पीड़ित को चट्टानों के ऊपर से फेंक दिया जाएगा। आपने खुद मुझे बताया कि आपने संभावित हत्या का कोई संकेत नहीं सुना है। ये सच है, लेकिन मैंने भाई या बहन के तीसरे व्यक्ति की पत्नी या पति के साथ विवाह से संबंधित कुछ बहुत ही स्पष्ट शब्द सुने जो अपराध की आवश्यकता को दर्शाते हैं। वे कैसीनो की छत पर बैठे थे, सीढ़ियों के सामने जो समुद्र तट तक जाती हैं। इसलिए वे छत पर बने कुछ निजी केबिनों को देख सकते थे, जहां 4 पुरुषों का एक समूह ब्रिज खेल रहा था, जबकि महिलाओं का एक समूह बातें कर रहा था और बुनाई कर रहा था। थोड़ी ही दूरी पर और समुद्र के नजदीक एक और केबिन था, जो अलग से बंद था। आधा दर्जन नंगे पैर बच्चे पानी में तैर रहे थे। नहीं, हॉर्टेंस ने कहा, ये सारी शरद ऋतु की मिठास और आकर्षण मुझे आकर्षित करने में विफल रहता है। मुझे आपके सभी सिद्धांतों पर इतना विश्वास है कि मैं सब कुछ के बावजूद इस भयानक समस्या के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। उन लोगों में से कौन खतरे में है? मौत ने पहले ही अपना शिकार चुन लिया है। ये कौन है? क्या ये वह युवा गोरी चिट्टी महिला है जो खुद को हिला रही है और हंस रही है? क्या ये वहां पर वह लंबा आदमी है जो अपने सिगार को पी रहा है? और उनमें से किसके दिल में हत्या का विचार छिपा है? हम जितने भी लोगों को देख रहे हैं, वे चुपचाप अपना आनंद ले रहे हैं। फिर भी मौत उनके बीच घूम रही है। राजधानी, रेनिन ने कहा, तुम भी उत्साही हो रहे हो। मैंने तुम्हें क्या बताया? पूरा जीवन एक रोमांच है, और रोमांच के अलावा कुछ भी सार्थक नहीं है। आने वाली घटनाओं की पहली सांस पर तुम वहां हो, हर नस में कंपन। आप अपने आसपास होने वाली सभी त्रासदियों में भागीदार हैं, और रहस्य की भावना तुम्हारे अस्तित्व की गहराई में जागती है। देखो, तुम उस जोड़े को कितनी बारीकी से देख रहे हो जो अभी अभी आया है। तुम कभी नहीं बता सकते, ये वह सज्जन हो सकता है जो अपनी पत्नी को खत्म करने का प्रस्ताव रखता है, या शायद महिला अपने पति को खत्म करने के बारे में सोच रही है। डी ओमेवल्स, कभी नहीं। एकदम खुश दंपत्ति। कल होटल में मैंने पत्नी से लंबी बातचीत की थी। और आप खुद? ओह, मैंने जैक्स डी ओरमेवल के साथ गोल्फ का एक राउंड खेला, जो खुद को एक एथलीट मानता है,
और मैंने उनकी 2 आकर्षक छोटी लड़कियों के साथ गुड़ियों के साथ खेला। डी ओमेवल्स ने आकर उनसे कुछ बातें की। मैडम डी ओमेवल ने बताया कि उनकी दोनों बेटियां उस सुबह अपनी गवर्नेस के साथ पेरिस वापस चली गई थीं। उनके पति, जो पीले रंग की दाढ़ी वाले एक बहुत लंबे कद के व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी बांह पर ब्लेजर लटका रखा था और सेलुलर शर्ट के नीचे अपनी छाती को फुलाए हुए थे, ने गर्मी की शिकायत की। क्या तुम्हारे पास केबिन की चाबी है, थेरेसे? उसने अपनी पत्नी से पूछा, जब वे रेनिन और हॉटेंस को छोड़कर कुछ गज दूर सीढ़ियों के शीर्ष पर रुके। ये रहा, पत्नी ने कहा। क्या आप अपने अखबार पढ़ने जा रहे हैं? हाँ, जब तक हम टहलने न जाएं। मैं दोपहर तक इंतजार करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? मुझे आज सुबह बहुत सारे पत्र लिखने हैं। बहुत अच्छा, हम चट्टान पर जाएंगे। हॉटेंस और रेनिन ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। क्या ये सुझाव संयोगवश था, या फिर उनकी उम्मीदों के विपरीत वही जोड़ा उनके सामने था जिसकी उन्हें तलाश थी? हॉटेंस ने हंसने की कोशिश की। मेरा दिल धड़क रहा है, उसने कहा। फिर भी, मैं ऐसी किसी भी असंभव बात पर यकीन करने से पूरी तरह इनकार करती हूँ। मेरे पति और मेरे बीच कभी भी जरा भी झगड़ा नहीं हुआ, उसने मुझसे कहा। नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उन दोनों के बीच बहुत बढ़िया रिश्ता है। हम अभी ट्रॉइस मैथिल्डेस में देखेंगे कि उनमें से कोई भाई बहन से मिलने आता है या नहीं। डी ओमेवल सीढ़ियों से नीचे उतर चुके थे, जबकि उनकी पत्नी छत के छज्जे पर टिकी हुई खड़ी थी। वो एक सुंदर, दुबली पतली, कोमल आकृति की थी। जब वह आराम कर रही होती थी, तो उसकी थोड़ी बहुत उभरी हुई होती थी, और जब वह मुस्कुरा नहीं रही होती थी, तो उसके चेहरे पर उदासी और पीड़ा का भाव दिखाई देता था। क्या तुमने कुछ खो दिया है, जैक्स? उसने अपने पति को पुकारा, जो तख्ते पर झुका हुआ था। हाँ, चाबी, उसने कहा। वह मेरे हाथ से फिसल गई। वह उसके पास गई और देखने लगी। 2 या 3 मिनट तक, जब वे दाईं ओर मुड़ गए और चट्टान के नीचे के हिस्से के करीब रहे, वे हॉटेंस और रेनिन को दिखाई नहीं दिए। उनकी आवाज़ें ब्रिज खिलाड़ियों के बीच उठे विवाद के शोर से दब गई थीं। वे लगभग एक साथ फिर से प्रकट हुए। मैडम डोर्मेवल धीरे धीरे सीढ़ियों की कुछ सीढ़ियां चढ़ीं और फिर रुक गईं और अपना चेहरा समुद्र की ओर मोड़ लिया। उनके पति ने अपना ब्लेजर अपने कंधों पर डाल लिया था और एकांत केबिन की ओर जा रहे थे। जब वे ब्रिज खिलाड़ियों के पास से गुजरे, तो उन्होंने मेज पर फैले अपने कार्डों की ओर इशारा करते हुए उनसे निर्णय के लिए पूछा। लेकिन, हाथ हिलाकर, उन्होंने कोई राय देने से इनकार कर दिया और आगे बढ़ गए। 30 गज की दूरी तय की जो उन्हें केबिन से अलग करती थी, दरवाज़ा खोला और अंदर चले गए। थेरेस डी ओमेवल छत पर वापस आ गई और 10 मिनट तक एक बेंच पर बैठी रही। फिर वह कैसीनो से बाहर आ गई। हॉटेंस ने आगे झुककर उसे होटल हाउविले से जुड़े एक शैलेट में प्रवेश करते देखा और एक पल बाद उसे फिर से बालकनी में देखा। 11 बजे हैं, रेनिन ने कहा। चाहे वह कोई भी हो, वह या ताश खेलने वालों में से कोई, या उनकी पत्नियां, जल्दी ही कोई न कोई नियत स्थान पर पहुंच जाएगा। फिर भी 20 मिनट और 25 मिनट बीत गए और कोई भी हिला नहीं। शायद मैडम डी ओमेवल चली गई हैं, हॉटेंस ने चिंतित होकर कहा। वह अब अपनी बालकनी में नहीं है। यदि वह ट्रोइस मैथिल्डेस में है, रेनिन ने कहा, तो हम वहां जाकर उसे पकड़ लेंगे। वह अपने पैरों पर खड़ा हो ही रहा था कि ब्रिज खिलाड़ियों के बीच पुनः चर्चा छिड़ गई और उनमें से एक ने कहा, चलो इसे डी ओमेवल के सामने रखते हैं। बहुत बढ़िया, उसके प्रतिद्वंद्वी ने कहा। मैं उसका निर्णय स्वीकार करूंगा, अगर वह अंपायर के रूप में काम करने के लिए सहमत हो जाए। अभी वह बहुत गुस्से में था। उन्होंने पुकारा, डी ओमेवल। तब उन्होंने देखा कि डी ओमेवल ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया होगा, जिससे वह आधे अंधेरे में रह गया, क्योंकि यह केबिन ऐसा था जिसमें खिड़की नहीं थी। वह सो रहा है, एक ने चिल्लाकर कहा। चलो उसे जगाते हैं। चारों केबिन में गए, उसे पुकारने लगे और कोई उत्तर न मिलने पर दरवाजा खटखटाया। हाय डोर्मेवल, क्या आप सो रहे हैं? छत पर सर्गे रेनिन अचानक इतनी बेचैनी के साथ अपने पैरों पर कूद पड़ा कि हॉटेंस हैरान रह गई। उसने बुदबुदाया,
काश बहुत देर न हो गई हो। और जब हॉर्टेंस ने उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है, तो वह सीढ़ियां तोड़कर नीचे उतरा और केबिन की ओर भागने लगा। वह ठीक उसी समय केबिन में पहुंचा जब ब्रिज खिलाड़ी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। रुको, उसने आदेश दिया। चीजें नियमित तरीके से होनी चाहिए। कौन सी चीजें? उन्होंने पूछा। उसने हर एक तय दरवाजे के ऊपर लगे वेनिस के शटर की जांच की और जब पाया कि ऊपर की एक पट्टी आंशिक रूप से टूटी हुई थी, तो उसने जितना हो सका केबिन की छत पर लटककर अंदर झांका। फिर उसने चारों आदमियों से कहा, मैं ये सोचने में सही था कि यदि श्रीमान डोर्मेवल ने जवाब नहीं दिया, तो उन्हें किसी गंभीर कारण से रोका गया होगा। यह मानने के लिए हर कारण है कि श्रीमान डोर्मेवल घायल हो गए हैं। या मर गए हैं। मर गया, वे चिल्लाए। क्या मतलब है तुम्हारा? वो अभी अभी हमें छोड़कर गया है। रेनिन ने अपना चाकू निकाला, ताला खोला और दोनों दरवाजे खींच दिए। वहां निराशा की चीखें गूंज रही थीं। डी ओमेवल अपने चेहरे के बल लेटे हुए थे, उनके हाथ में उनकी जैकेट और अखबार था। उनकी पीठ से खून बह रहा था और उनकी शर्ट पर दाग लग रहे थे। ओह, किसी ने कहा, उसने खुद को मार डाला है। वो खुद को कैसे मार सकता है? रेनिन ने कहा, घाव पीठ के ठीक बीच में है, ऐसी जगह जहां हाथ नहीं पहुंच सकता। और इसके अलावा केबिन में कोई चाकू भी नहीं है। अन्य लोगों ने विरोध किया। अगर ऐसा है, तो उसकी हत्या कर दी गई है। लेकिन यह असंभव है। यहाँ कोई नहीं था। अगर कोई था, तो हमें देखना चाहिए था। कोई भी हमारी नज़रों के बिना हमारे पास से नहीं गुजर सकता था। समुद्र में नाव चला रहे अन्य पुरुष, सभी महिलाएं और बच्चे दौड़कर आ गए थे। रेनिन ने केबिन में मौजूद एक डॉक्टर को छोड़कर किसी को भी अंदर नहीं आने दिया। लेकिन डॉक्टर सिर्फ इतना ही कह सका कि मिस्टर डोर्मेवल मर चुका है, उसे खंजर से गोद दिया गया है। तभी मेयर और पुलिस वाले गांव के कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचे। सामान्य पूछताछ के बाद वे शव को ले गए। कुछ लोग थेरेस डी ओर्मेवल को ये खबर देने के लिए आगे बढ़े, जो एक बार फिर अपनी बालकनी में दिखाई दी। और इस तरह ये त्रासदी बिना किसी सुराग के घटित हुई थी कि कैसे एक बंद दरवाजे से सुरक्षित एक व्यक्ति की कुछ ही मिनटों में और 20 गवाहों, यानी लगभग 20 दर्शकों के सामने हत्या की जा सकती है। कोई भी केबिन में नहीं घुसा था। कोई भी केबिन से बाहर नहीं आया था। जहां तक उस खंजर का सवाल है जिससे डी ओमेवल के कंधों के बीच में वार किया गया था, उसका पता नहीं लगाया जा सका। और यह सब एक चतुर जादूगर द्वारा की गई हाथ की सफाई की चाल का विचार देता, अगर यह एक भयानक हत्या से संबंधित न होता, जो सबसे रहस्यमय परिस्थितियों में की गई होती। हॉर्टेंस, जैसा कि रेनिन चाहती थी, मैडम डी ओमेवल के लिए जा रहे छोटे से दल का पीछा करने में असमर्थ थी। वो उत्तेजना से स्तब्ध थी और हिलने में असमर्थ थी। ये पहली बार था कि रेनिन के साथ उसके रोमांच ने उसे कार्रवाई के केंद्र में ले जाया था और हत्या के परिणामों को नोट करने या अपराधियों की खोज में सहायता करने के बजाय उसने खुद को हत्या का सामना करते हुए पाया। ये सुनकर वह कांप उठी और हकलाते हुए बोली, कितना भयानक। बेचारा। रेनिन, तुम उसे इस बार नहीं बचा सकी। और यही बात मुझे सबसे अधिक परेशान करती है कि हम उसे बचा सकते थे और हमें बचाना चाहिए था, क्योंकि हमें साजिश के बारे में पता था। रेनिन ने उसे नमक की बोतल सुंघाई और जब वह पूरी तरह से संयत हो गई, तो उसने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, तो आपको लगता है कि हत्या और उस साजिश के बीच कुछ संबंध है जिसे हम विफल करने की कोशिश कर रहे थे? निश्चित रूप से, उसने प्रश्न पर आश्चर्यचकित होकर कहा। तो फिर, चूंकि वह षड्यंत्र एक पति द्वारा अपनी पत्नी के विरुद्ध या एक पत्नी द्वारा अपने पति के विरुद्ध रचा गया था, तो आप मानते हैं कि मैडम डी ओमेवल? ओह नहीं, असंभव। उसने कहा, सबसे पहले, मैडम डोर्मेवल अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। और फिर मैं कभी भी उस सुंदर महिला पर विश्वास नहीं करूंगी। नहीं, नहीं, बेशक कुछ और था। और क्या, मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कि आपने गलतफहमी जताई हो कि भाई बहन एक दूसरे से क्या कह रहे थे। देखिए, हत्या बिल्कुल अलग परिस्थितियों में की गई है, दूसरे समय और दूसरे स्थान पर।
और इसलिए रेनिन ने निष्कर्ष निकाला, दोनों मामले किसी भी तरह से संबंधित नहीं हैं। ओह, उसने कहा, इसका कोई हल नहीं है। ये सब बहुत अजीब है। रेनिन थोड़ा व्यंग्यात्मक हो गया। आज मेरा शिष्य मुझे कोई श्रेय नहीं दे रहा है, उन्होंने कहा। क्यों? यह एक बिल्कुल सरल कहानी है जो आपकी आंखों के सामने सामने आई है। आपने इसे सिनेमा के किसी दृश्य की तरह देखा है और यह सब आपके लिए उतना ही अस्पष्ट है जैसे कि आप 100 मील दूर किसी गुफा में घटित किसी घटना के बारे में सुन रहे हों। हॉर्टेंस हैरान रह गई। आप क्या कह रहे हैं? क्या आपका मतलब है कि आप इसे समझ गए हैं? आपके पास क्या संकेत हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं? रेनिन ने अपनी घड़ी देखी। मैं सब कुछ नहीं समझ पाया हूँ, उसने कहा। हत्या ही, वह क्रूर हत्या, हाँ। लेकिन सबसे जरूरी बात, यानी अपराध का मनोविज्ञान, मुझे उसका कोई सुराग नहीं है। बस 12 बज चुके हैं। भाई और बहन, ये देखकर कि ट्रोइस मेथिल्डेस में कोई नहीं आया है, समुद्र तट पर चले जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि हम उस साथी के बारे में कुछ जान पाएंगे जिस पर मैंने उन पर आरोप लगाया है, और दोनों मामलों के बीच क्या संबंध है? वे हॉविल शैलेट्स के सामने एस्प्लेनेड पर पहुंचे, जहां कैपस्टन थे, जिनके द्वारा मछुआरे अपनी नावों को समुद्र तट तक खींचते हैं। एक शैलेट के दरवाजे के बाहर कई जिज्ञासु व्यक्ति खड़े थे। दरवाजे पर तैनात 2 तटरक्षकों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। महापौर ने उत्सुकता से भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाया। वह डाकघर से वापस आ गया था, जहां से वह ले हावा को फोन कर रहा था, अभियोजक जनरल के कार्यालय में, और उसे बताया गया था कि दोपहर के समय सरकारी वकील और एक जांच मजिस्ट्रेट एट्रेट में आएंगे। रेनिन ने कहा, इससे हमें लंच के लिए काफी समय मिल जाएगा। ये त्रासदी 2 या 3 बजे से पहले नहीं होगी, और मुझे लगता है कि यह सनसनीखेज होगी। फिर भी वे जल्दी में थे। हॉर्टेंस, थकान से व्याकुल और यह जानने की इच्छा से कि क्या हो रहा है, लगातार रेनिन से पूछती रही, जिसने टाल मटोल करते हुए उत्तर दिया। उसकी आंखें एस्प्लेनेड की ओर मुड़ी हुई थीं, जिसे वे कॉफी रूम की खिड़कियों से देख सकते थे। क्या आप उन दोनों पर नजर रख रहे हैं? हॉर्टेंस ने पूछा। हाँ, भाई और बहन। क्या आपको यकीन है कि वे उद्यम करेंगे? देखो, वे आ रहे हैं। वह जल्दी से बाहर चला गया। जहां मुख्य सड़क समुद्र तट पर खुलती थी, वहां एक महिला और सज्जन झिझकते कदमों से आगे बढ़ रहे थे, जैसे कि वे उस जगह से अपरिचित हों। भाई एक छोटा सा आदमी था, जिसका रंग पीला था। उसने मोटरिंग कैप पहन रखी थी। बहन भी छोटी थी, लेकिन काफी मोटी थी, और उसने एक बड़ा लबादा उड़ा हुआ था। वह उन्हें एक निश्चित उम्र की महिला लगी, लेकिन उसके चेहरे पर पड़े पतले घूंघट के नीचे वह अभी भी अच्छी दिख रही थी। उन्होंने खड़े लोगों के समूह को देखा और पास आ गए। उनकी चाल से बेचैनी और झिझक का पता चल रहा था। बहन ने नाविक से एक सवाल पूछा। उसके जवाब के पहले शब्दों पर, जो निस्संदेह डी ओमेवल की मौत की खबर दे रहा था, वह चीख उठी और भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाने की कोशिश की। भाई को, जो अपनी बारी में जान गया कि क्या हुआ था, उसने अपनी कोहनी से खूब खेल दिखाया और तटरक्षकों को चिल्लाया। मैं डी ओर्मेवल का मित्र हूँ। यह मेरा कार्ड है। फ्रेडरिक एस्टेंग। मेरी बहन, जमेन एस्टेंग, मैडम डी ओर्मेवल को करीब से जानती है। वे हमारा इंतजार कर रहे थे। हमारा अपॉइंटमेंट हो चुका था। उन्हें जाने दिया गया। रेनिन, जो उनके पीछे से निकल गई थी, बिना कुछ कहे उनके पीछे अंदर चली गई। उसके साथ हॉर्टेंस भी थी। डी ओमेवल के 4 शयन कक्ष थे और दूसरी मंजिल पर एक बैठक कक्ष था। बहन दौड़कर एक कमरे में गई और उस पलंग के पास घुटनों के बल बैठ गई जिस पर लाश पड़ी थी। थेरेसा डी ओमेवल बैठक कक्ष में थी और खामोश लोगों के एक छोटे से समूह के बीच रो रही थी। भाई उसके पास बैठ गया, उत्सुकता से उसके हाथ पकड़ लिए और कांपती हुई आवाज में बोला, मेरे बेचारे दोस्त, मेरे बेचारे दोस्त। रेनिन और हॉर्टेंस ने उन दोनों को देखा, और हॉर्टेंस ने फुसफुसाया, और उसने उसे इसके लिए मार डाला। असंभव। फिर भी, रेनिन ने कहा, वे परिचित हैं, और हम जानते हैं कि एस्टाइंग और उसकी बहन एक तीसरे व्यक्ति से भी परिचित थे जो उनका साथी था। इसलिए यह असंभव है, हॉर्टेंस ने दोहराया। और
तमाम अनुमानों के बावजूद वह थेरेसा के प्रति इतनी आकर्षित हुई कि जब फ्रेडरिक एस्टेन खड़ा हुआ तो वह तुरंत उसके पास बैठ गई और उसे कोमल आवाज में सांत्वना दी। दुखी महिला के आंसुओं ने उसे बहुत परेशान कर दिया। दूसरी ओर रेनिन ने शुरू से ही भाई बहन पर नजर रखने में खुद को लगा दिया, मानो यही एकमात्र चीज थी जिसका महत्व था, और उसने फ्रेडरिक एस्टेन से अपनी नजरें नहीं हटाईं, जिसने उदासीनता के भाव के साथ बैठक कक्ष की जांच करते हुए सभी शयन कक्षों में जाकर उपस्थित लोगों के विभिन्न समूहों के साथ घुल मिलकर और हत्या कैसे की गई थी इस बारे में सवाल पूछते हुए परिसर का सूक्ष्म निरीक्षण करना शुरू कर दिया। 2 बार उसकी बहन उसके पास आई और उससे बात की। फिर वह मैडम डी ओमेवल के पास वापस गया और फिर से उसके पास बैठ गया, जो गंभीर सहानुभूति से भरा हुआ था। अंत में लॉबी में उसने अपनी बहन के साथ एक लंबी बातचीत की, जिसके बाद वे अलग हो गए, जैसे कि लोग पूरी तरह से समझ गए हों। फिर फ्रेडरिक चला गया। ये युद्धाभ्यास लगभग 30 या 40 मिनट तक चले थे। इसी समय मोटर कार, जिसमें जांच मजिस्ट्रेट और सरकारी वकील थे, शैलेट के बाहर आकर रुकी। रेनिन, जिसे बाद में उनकी उम्मीद नहीं थी, ने हॉर्टेंस से कहा, हमें जल्दी करना होगा। मैडम डी ओमेवल को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। जिन लोगों की गवाही से कुछ मदद मिल सकती थी, उन्हें ये संदेश भेजा गया कि वे समुद्र तट पर जाएं, जहां मजिस्ट्रेट प्रारंभिक जांच शुरू कर रहे थे। बाद में वे मैडम डी ओमेवल से मिलेंगे। तदनुसार जो लोग वहां मौजूद थे, वे सब शैलेट से चले गए। 2 गार्ड और जमेन एस्टेन को छोड़कर कोई भी पीछे नहीं रहा। जमेन ने आखिरी बार मृत व्यक्ति के पास घुटने टेके और झुककर अपना चेहरा अपने हाथों में लेकर बहुत देर तक प्रार्थना की। फिर वह उठी और सीढ़ी पर दरवाजा खोल रही थी, तभी रेनिन आगे आई। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, मैडम। वह आश्चर्यचकित हुई और बोली, क्या बात है, महाशय? मैं सुन रहा हूँ। यह नहीं तो फिर कहाँ, महाशय? अगले दरवाजे पर, बैठक कक्ष में। नहीं, उसने तीखी आवाज में कहा। क्यों नहीं? यद्यपि आपने उससे हाथ भी नहीं मिलाया, फिर भी मैं मानता हूँ कि मैडम डोर्मेवल आपकी मित्र हैं। उसने उसे सोचने का कोई मौका नहीं दिया, उसे अगले कमरे में खींच लिया, दरवाजा बंद कर दिया और तुरंत मैडम डी ओमेवल पर झपटा, जो बाहर जाकर अपने कमरे में लौटने की कोशिश कर रही थी, और कहा, नहीं मैडम, सुनिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। मैडम एस्टेन की उपस्थिति से आपको दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास चर्चा करने के लिए बहुत गंभीर मामले हैं। बिना 1 मिनट भी गंवाए आमने सामने खड़ी दोनों महिलाएं एक दूसरे को उसी तरह की घृणा भरी अभिव्यक्ति के साथ देख रही थीं, जिसमें आत्मा की वही उलझन और वही संयमित क्रोध देखा जा सकता था। हॉर्टेंस, जो उन्हें दोस्त मानती थी और जो एक हद तक उन्हें साथी भी मानती थी, ने उस शत्रुतापूर्ण मुठभेड़ को देखकर भयभीत हो गई जिसे वह अपरिहार्य समझ रही थी। उसने मैडम डी ओमेवल को अपनी सीट पर वापस जाने के लिए मजबूर किया, जबकि रेनिन ने कमरे के बीच में अपना स्थान ग्रहण किया और दृढ़ स्वर में बोला, संयोग ने मुझे सच्चाई का कुछ हिस्सा दिया है, इसलिए मैं तुम दोनों को बचा सकता हूँ, अगर तुम मुझे खुलकर समझाने के लिए तैयार हो, जिससे मुझे वो सारी जानकारी मिल जाए जिसकी मुझे अभी भी ज़रूरत है। तुम में से हर कोई जानता है कि वो किस खतरे में है, क्योंकि तुम में से हर कोई अपने दिल में उस बुराई के बारे में जानता है जिसके लिए वह जिम्मेदार है। लेकिन तुम नफरत में बह गए हो, और यह मुझे साफ साफ देखना है और काम करना है। जांच मजिस्ट्रेट आधे घंटे में यहाँ आ जाएगा। उस समय तक तुम दोनों एक समझौते पर पहुँच चुके होगे। वे दोनों चौंक गए, मानो ऐसे शब्द से उन्हें बुरा लगा हो। हाँ, एक समझौता, उसने और भी ज्यादा दबंग लहजे में दोहराया। चाहे आपको ये पसंद हो या न हो, आप एक समझौते पर पहुंचेंगे। सिर्फ आप ही नहीं हैं जिनके बारे में विचार किया जाना है। आपकी 2 छोटी बेटियां हैं, मैडम डी ओमेवल। चून की परिस्थितियों ने मुझे उनके रास्ते में खड़ा कर दिया है, इसलिए मैं उनकी रक्षा और उनकी सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप कर रहा हूँ। एक गलती, एक शब्द ज्यादा, और वे बर्बाद हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों का जिक्र आते ही मैडम डोर्मेवल रो पड़ी और रोने लगी।
जमीन एस्टेंग ने अपने कंधे उचकाए और दरवाजे की ओर बढ़ी। रेनिन ने एक बार फिर रास्ता रोक लिया। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे जांच मजिस्ट्रेट ने बुलाया है। नहीं, तुम्हारे पास नहीं है। हाँ, मैंने किया है। ठीक वैसे ही जैसे उन सभी लोगों ने किया है जिनके पास देने के लिए कोई सबूत है। आप मौके पर नहीं थे। आपको कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ। हत्या के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। मुझे पता है कि यह किसने किया। यह असंभव है। यह थेरेस डी ओर्मेवल थी। यह आरोप क्रोध के आवेश में तथा भयंकर धमकी भरे हाव भाव के साथ लगाया गया था। तुम बदकिस्मत हो, मैडम डोर्मेवल ने उस पर झपटते हुए कहा। जाओ, कमरे से बाहर निकलो। ओह, ये औरत कितनी बदकिस्मत है। हॉर्टेंस उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेनिन फुसफुसाए। उन्हें रहने दो, मैं यही चाहता था, उन्हें एक दूसरे के सामने खड़ा करना ताकि दिन का उजाला अंदर आ सके। मैडम एस्टेंग ने मजाक के साथ अपमान को टालने का एक जोरदार प्रयास किया था और वह हंस पड़ी। एक अभागा प्राणी। क्यों? क्योंकि मैंने तुम पर आरोप लगाया है। क्यों? हर कारण से। तुम एक अभागे प्राणी हो। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जमीन, तुम एक अभागे हो। थेरेस डी ओर्मेवल इस अपमान को दोहरा रही थी मानो इससे उसे कुछ राहत मिली हो। उसका गुस्सा कम हो रहा था। बहुत संभव है कि अब उसके पास संघर्ष जारी रखने की ताकत नहीं थी, और यह मैडम एस्टेंग थी जो मुठियां भींचे हुए, विकृत चेहरे और अचानक 20 साल की उम्र में हमला करने के लिए वापस आई थी। तुम मुझे अपमानित करने की हिम्मत करती हो? तुमने जो हत्या की है उसके बाद तुम अपना सिर उठाने की हिम्मत करती हो, जबकि जिस आदमी को तुमने मारा है वो मृत्युशैया पर लेटा हुआ है। अगर हम में से कोई एक अभागा प्राणी है तो वह तुम हो, थेरेसे, और तुम ये जानती हो। तुमने अपने पति को मार डाला है। तुमने अपने पति को मार डाला है। वह जो भयानक शब्द बोल रही थी, उससे उत्तेजित होकर वह आगे की ओर उछली और उसके नाखून लगभग उसकी सहेली के चेहरे को छू रहे थे। ओह, मुझे मत बताओ कि तुमने उसे नहीं मारा। वह चिल्लाई। ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। ऐसा मत कहो। खंजर तुम्हारे बैग में है। मेरे भाई ने उसे महसूस किया जब वह तुमसे बात कर रहा था और उसके हाथ पर खून के धब्बे निकले, तुम्हारे पति का खून, थेरेसे। और फिर, भले ही मुझे कुछ पता न चला हो, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पहले कुछ मिनटों में अनुमान नहीं लगाना चाहिए था? क्यों? मैं सच को तुरंत जान गई, थेरेसे। जब नीचे एक नाविक ने उत्तर दिया, डी ओमेवल, उसकी हत्या कर दी गई है। मैंने खुद से वही कहा, ये वह है, ये थेरेसे है, उसने उसे मार डाला। थेरेसा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना विरोध भाव त्याग दिया था। हॉर्टेंस, जो उसे पीड़ा से देख रही थी, ने सोचा कि वह उसमें उन लोगों की निराशा को देख सकती है जो खुद को खोया हुआ समझते हैं। उसके गाल झुक गए थे और उसके चेहरे पर निराशा का ऐसा भाव था कि हॉर्टेंस करुणा से भर गई और उसने उससे खुद का बचाव करने की विनती की। कृपया, सब कुछ समझाइए। जब हत्या हुई थी, आप यहीं बालकनी में थे। लेकिन फिर खंजर, यह आपके पास कैसे आया? आप इसे कैसे समझाएंगे? स्पष्टीकरण। जमीन एस्टेंग ने व्यंग्य किया। वह कैसे समझा सकती है? बाहरी दिखावे से क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसी ने क्या देखा या नहीं देखा? सबूत ही वह चीज है जो बताती है। खंजर वहाँ है, तुम्हारे बैग में, थेरेस, यह एक तथ्य है। हाँ, ये तुम ही थी जिसने ये किया। तुमने उसे मार डाला। तुमने ही उसे अंत में मार डाला। मैंने अपने भाई से कितनी बार कहा है, वो उसे अभी भी मार डालेगी। फ्रेडरिक तुम्हारा बचाव करने की कोशिश करता था। उसके मन में हमेशा तुम्हारे लिए कमजोरी थी, लेकिन उसके दिल के सबसे गहरे कोने में उसे पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है। और अब भयानक काम हो चुका है। पीठ में छुरा घोंपा गया। काय, और तुम चाहती हो कि मैं कुछ न कहूं। क्यों? मैंने एक पल भी संकोच नहीं किया। फ्रेडरिक ने भी नहीं। हमने तुरंत सबूत ढूंढे और मैंने अपनी मर्जी से तुम्हारा खंडन किया है। मुझे पूरी तरह से पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। और यह सब खत्म हो गया, थेरेस। तुम्हारा अंत हो चुका है।
अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। खंजर उस थैले में है जिसे तुम अपने हाथ में पकड़े हुए हो। मजिस्ट्रेट आ रहा है और खंजर तुम्हारे पति के खून से सना हुआ मिलेगा। तुम्हारी जेब भी मिलेगी। वे दोनों वहाँ हैं और वे मिल जाएंगे। उसका क्रोध इतना भड़क गया था कि वह आगे बोल नहीं सकी और हाथ फैलाकर खड़ी रही तथा उसकी थोड़ी घबराहट के कारण हिल रही थी। रेनिन ने धीरे से मैडम डोर्मेवल का बैग पकड़ लिया। वो उससे चिपकी रही, लेकिन उसने जोर देकर कहा, कृपया मुझे अनुमति दें मैडम। आपका मित्र जमीन सही कह रहा है। जांच मजिस्ट्रेट अभी यहाँ आएंगे और ये तथ्य कि खंजर और पासबुक आपके कब्जे में है आपको तत्काल गिरफ्तार कर लेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कृपया मुझे अनुमति दें। उसकी तीखी आवाज ने थेरेस डी ओमेवल के प्रतिरोध को कम कर दिया। उसने एक एक करके अपनी उंगलियां छोड़ दी। उसने बैग लिया, उसे खोला, एक आबनूस के हैंडल वाला छोटा खंजर और एक ग्रे लेदर पॉकेट बुक निकाली और चुपचाप दोनों को अपनी जैकेट की अंदर की जेब में डाल दिया। जमीन एस्टाइंग ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आप पागल हो गए हैं महाशय। आपको क्या अधिकार है? ये चीजें इधर उधर पड़ी नहीं रहनी चाहिए। अब मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। मजिस्ट्रेट कभी भी मेरी जेब में इन्हें नहीं ढूंढेंगे, लेकिन मैं पुलिस के सामने तुम्हारी निंदा करूंगी, उसने गुस्से से कहा। उन्हें बता दिया जाएगा। नहीं नहीं, वो हंसते हुए बोला, तुम कुछ नहीं बोलोगे। पुलिस का इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम दोनों का झगड़ा अकेले में ही सुलझाना चाहिए। क्या तरकीब है अपनी जिंदगी के हर मामले में पुलिस को घसीटना। मैडम अस्तान क्रोध से घुट रही थी। लेकिन आपको इस तरह बात करने का कोई अधिकार नहीं है महाशय। आखिर आप कौन हैं? उस महिला के दोस्त। चूंकि आप उस पर हमला कर रहे हैं, हाँ, लेकिन मैं उस पर केवल इसलिए हमला कर रहा हूँ क्योंकि वह दोषी है। क्योंकि आप इससे इनकार नहीं कर सकते, उसने अपने पति की हत्या की है। मैं इससे इनकार नहीं करता, रेनिन ने शांति से कहा। हम सभी इस बात पर सहमत हैं। जैक्स डी ओमेवल की हत्या उसकी पत्नी ने की थी। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, पुलिस को सच्चाई नहीं जाननी चाहिए। महाशय, वे मेरे माध्यम से यह जान जाएंगे, मैं शपथ लेता हूँ कि वे जान जाएंगे। उस महिला को दंडित किया जाना चाहिए, उसने हत्या की है। रेनिन उसके पास गई और उसके कंधे को छूते हुए बोली, आपने अभी मुझसे पूछा था कि मैं किस अधिकार से हस्तक्षेप कर रहा हूँ। और आप स्वयं, मैडम। मैं जैक्स डी ओर्मेवल का मित्र था, केवल एक दोस्त। वह थोड़ा अचंभित हुई, लेकिन तुरंत अपने आप को संभाला और बोली, मैं उसका मित्र था और उसकी मौत का बदला लेना मेरा कर्तव्य है। फिर भी आप चुप रहेंगे, जैसा कि उन्होंने किया था। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब मर गया। यही वह जगह है जहां आप गलत हैं। अगर वह चाहता तो अपनी पत्नी पर आरोप लगा सकता था। उसके पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त समय था और उसने कुछ नहीं कहा। क्यों? अपने बच्चों की वजह से। मैडम एस्टेन को ये बात समझ में नहीं आई और उनके व्यवहार में बदला लेने की वही लालसा और वही घृणा दिखाई दी। लेकिन वह खुद के बावजूद रेनिन से प्रभावित थी। छोटे, बंद कमरे में, जहां इतनी घृणा की झड़प थी, वह धीरे धीरे मालिक बन रहा था और जमीन एस्टेन समझ गई कि उसे उसके खिलाफ संघर्ष करना था, जबकि मैडम डी ओमेवल को उस अप्रत्याशित समर्थन का पूरा आराम महसूस हुआ जो रसातल के किनारे पर खुद को पेश कर रहा था। धन्यवाद महाशय, उसने कहा। चूंकि आपने ये सब इतनी स्पष्टता से देखा है, इसलिए आप ये भी जानते हैं कि मैंने अपने बच्चों की खातिर खुद को नहीं छोड़ा। लेकिन उसके लिए मैं बहुत थक गई हूँ। और इस तरह दृश्य बदल रहा था और चीजें एक अलग रूप ले रही थीं। विवाद के बीच में कुछ शब्दों के कारण अपराधी अपना सिर उठा रहा था और हिम्मत जुटा रहा था, जबकि उसका आरोप लगाने वाला झिझक रहा था और असहज लग रहा था। और यह भी हुआ कि आरोप लगाने वाली महिला आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी और अपराधी उस क्षण के करीब पहुंच रहा था जब चुप्पी तोड़ने और स्वाभाविक रूप से ऐसे शब्द बोलने की जरूरत महसूस होती है जो एक साथ स्वीकारोक्ति और राहत दोनों। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, रेनिन ने थेरेसा से उसी सौम्यता के साथ कहा, जब तुम अपनी बात स्पष्ट कर सकती हो और तुम्हें ऐसा करना भी चाहिए।
वो फिर से कुर्सी पर सिमट कर रो रही थी। उसका चेहरा भी बूढ़ा और दुख से त्रस्त था, और बहुत धीमी आवाज में, बिना किसी गुस्से के, उसने छोटे टूटे फूटे वाक्यों में कहा, वो पिछले 4 सालों से उसकी रखैल है। मैं आपको नहीं बता सकती कि मैंने क्या क्या सहा। उसने खुद मुझे इसके बारे में बताया, पूरी तरह से दुष्टता से। मेरे लिए उसकी घृणा जैक्स के लिए उसके प्यार से भी अधिक थी। और हर दिन मुझे कोई नया दुख सहना पड़ता था। वो मुझे फ़ोन करके मेरे पति के साथ अपनी मुलाकातों के बारे में बताती थी। वह चाहती थी कि मुझे इतना कष्ट हो कि मैं आत्महत्या कर लूं। मैंने कभी कभी इसके बारे में सोचा, लेकिन बच्चों की खातिर मैंने हिम्मत नहीं हारी। जैक्स कमजोर पड़ रहा था। वह चाहती थी कि वह तलाक ले ले, और धीरे धीरे वह सहमत होने लगा। उसके और उसके भाई के द्वारा, जो उससे ज्यादा चालाक है, लेकिन उतना ही खतरनाक है। मैंने ये सब महसूस किया। जैक्स मेरे प्रति कठोर होता जा रहा था। उसमें मुझे छोड़ने का साहस नहीं था, लेकिन मैं बाधा थी और वह मुझसे द्वेष रखता था। हे भगवान, मुझे कितनी यातनाएं सहनी पड़ीं। तुम्हें उसे आज़ादी देनी चाहिए थी, जमीन एस्टेंग ने रोते हुए कहा। एक औरत तलाक चाहने के कारण अपने पति को नहीं मारती। थेरेसा ने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, मैंने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि वह तलाक चाहता था। अगर वह सचमुच तलाक चाहता होता, तो वह मुझे छोड़ देता, और मैं क्या कर सकती थी। लेकिन तुम्हारी योजनाएं बदल गई थीं, जमीन। तलाक तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं था, और यह कुछ और था जो तुम उससे प्राप्त कर सकती थी। एक और, कहीं अधिक गंभीर बात जिस पर तुम और तुम्हारे भाई ने जोर दिया था, और जिसके लिए उसने सहमति दे दी थी, कायरता से, खुद के बावजूद। क्या मतलब है तुम्हारा? जमीन ने हकलाते हुए कहा। और क्या बात है? मेरी मौत। तुम झूठ बोल रहे हो, मैडम एस्टेंग चिल्लाईं। थेरेसा ने अपनी आवाज ऊंची नहीं की। उसने न तो घृणा दिखाई और न ही आक्रोश, बल्कि बस दोहराया, मेरी मौत। जमीन, मैंने तुम्हारे हाल के पत्र पढ़े हैं, तुम्हारे लिखे 6 पत्र जिन्हें वह इतना मूर्ख था कि अपनी पॉकेट बुक में इधर उधर छोड़ गया, और जिन्हें मैंने कल रात पढ़ा। 6 पत्र जिनमें भयानक शब्द नहीं लिखा है, लेकिन जिनमें ये हर पंक्ति के बीच में आता है। पढ़ते हुए मैं कांप उठी। जैक्स को ये सब करना चाहिए, फिर भी उसे चाकू मारने का विचार मेरे मन में एक पल के लिए भी नहीं आया। जमीन, मेरे जैसी औरत आसानी से हत्या नहीं करती। अगर मैंने अपना सिर खो दिया, तो ये उसके बाद हुआ, और ये तुम्हारी गलती थी। उसने रेनिन की ओर देखा, जैसे उससे पूछ रही हो कि क्या उसके बोलने और सच उजागर करने में कोई खतरा तो नहीं है। डरो मत, उन्होंने कहा, मैं हर चीज के लिए जवाबदेह हूँ। उसने अपने माथे पर हाथ फेरा। भयानक दृश्य उसके भीतर फिर से दोहराया जा रहा था और उसे यातना दे रहा था। जमीन एस्टेंग ने कोई हरकत नहीं की, बल्कि हाथ जोड़कर और चिंतित आंखों से खड़ी रही, जबकि हॉटेंस डैनियल विचलित होकर अपराध की स्वीकारोक्ति और अथाह रहस्य के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रही थी। यह उसके बाद हुआ, और ये तुम्हारी गलती थी जमीन। मैंने पॉकेट बुक को दराज में वापस रख दिया था जहां वह छिपा हुआ था, और मैंने आज सुबह जैक्स से कुछ नहीं कहा। मैं उसे वह नहीं बताना चाहती थी जो मैं जानती थी। ये बहुत भयानक था, फिर भी मुझे जल्दी से काम करना पड़ा। तुम्हारे पत्रों ने आज तुम्हारे गुप्त आगमन की सूचना दी थी। मैंने पहले तो भागने के बारे में सोचा, ट्रेन पकड़ने के बारे में। मैंने यंत्रवत रूप से उस खंजर को उठा लिया था, खुद का बचाव करने के लिए। लेकिन जब जैक्स और मैं समुद्र तट पर गए, तो मैंने हार मान ली। हाँ, मैंने मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। मैं मर जाऊंगी, मैंने सोचा, और इस सारे दुर्स्वप्न को समाप्त कर दूंगी। केवल बच्चों की खातिर। मैं चिंतित थी कि मेरी मृत्यु एक दुर्घटना की तरह दिखे और जैक्स का इसमें कोई हाथ न हो। यही कारण था कि चट्टान पर टहलने की तुम्हारी योजना मुझे पसंद आई। चट्टान की चोटी से गिरना बिल्कुल स्वाभाविक लगता है। इसलिए जैक्स मुझे छोड़कर अपने केबिन में चला गया, जहां से वह बाद में शाम को तुम्हारे साथ मिलने वाला था। ट्रॉयस मैथिल्डेस। रास्ते में, छत के नीचे, उसने केबिन की चाबी गिरा दी। मैं नीचे गया और उसके साथ उसे ढूंढने लगा। और फिर यह हुआ, तुम्हारी गलती से।
हाँ जमीन, तुम्हारी गलती से। जैक्स की पॉकेटबुक उसकी जैकेट से फिसल गई थी, बिना उसके ध्यान में आए, और पॉकेटबुक के साथ एक तस्वीर जिसे मैंने तुरंत पहचान लिया। एक तस्वीर इस साल ली गई, मेरी और मेरे 2 बच्चों की। मैंने इसे उठाया और मैंने देखा। तुम जानते हो कि मैंने क्या देखा, जमीन? मेरे चेहरे की जगह तस्वीर में चेहरा तुम्हारा था। तुमने अपनी समानता डाल दी थी, जमीन, और मुझे मिटा दिया था। ये तुम्हारा चेहरा था। तुम्हारी एक बाह मेरी बड़ी बेटी की गर्दन के चारों ओर थी और छोटी तुम्हारे घुटनों पर बैठी थी। ये तुम थी, जमीन, मेरे पति की पत्नी, मेरे बच्चों की भावी माँ, तुम, जो उन्हें पालने वाली थी। तुम। तब मेरा सिर चकरा गया। मेरे पास खंजर था। जैक्स झुक रहा था। मैंने उस पर वार कर दिया। उसके कबूलनामे का हर शब्द पूरी तरह सच था। जो लोग उसे सुनते थे, वे इसे गहराई से महसूस करते थे, और कुछ भी हॉटेंस और रेनिन को त्रासदी की इससे अधिक गहरी छाप नहीं दे सकता था। वह पूरी तरह थककर अपनी कुर्सी पर गिर पड़ी थी। फिर भी वह स्पष्ट शब्द बोलती रही, और धीरे धीरे उसके ऊपर झुकने पर ही वे समझ पाए। मुझे लगा कि शोर मचेगा और मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन नहीं। यह ऐसे तरीके से और ऐसी परिस्थितियों में हुआ कि किसी ने कुछ नहीं देखा। इसके अलावा जैक्स ने मेरे साथ ही खुद को ऊपर खींच लिया था, और वह वास्तव में गिरा नहीं, वो गिरा नहीं। मैंने उसे चाकू मारा था और वह खड़ा रहा। मैंने उसे छत से देखा जहां मैं वापस आ गया था। उसने अपनी जैकेट को अपने कंधों पर लटका रखा था, जाहिर तौर पर अपने घाव को छिपाने के लिए, और वह बिना लड़खड़ाए दूर चला गया। या इतना कम लड़खड़ाते हुए कि मैं अकेला ही इसे देख पा रहा था। उसने कुछ दोस्तों से बात भी की जो ताश खेल रहे थे। फिर वह अपने केबिन में गया और गायब हो गया। कुछ ही क्षणों में मैं वापस घर आ गया। मुझे यकीन हो गया था कि यह सब केवल एक बुरा सपना था, कि मैंने उसे नहीं मारा था। यह सबसे बुरी बात यह है कि घाव हल्का था। जैक्स फिर से बाहर आएगा। मुझे इस बात का यकीन था। मैंने अपनी बालकनी से देखा। अगर मुझे एक पल के लिए भी लगा कि उसे सहायता की ज़रूरत है, तो मुझे उसके पास भाग जाना चाहिए था। लेकिन सच में मुझे नहीं पता था। मैंने अनुमान नहीं लगाया था। लोग पूर्वाभास की बात करते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। मैं बिल्कुल शांत था, ठीक वैसे ही जैसे कोई बुरे सपने के बाद शांत होता है जिसकी यादें धुंधली हो रही होती हैं। नहीं, मैं तुमसे कसम खाता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता था। उस पल तक, वह सिसकियाँ लेते हुए बोली। रेनिन ने उसके लिए अपना वाक्य पूरा किया। मुझे लगता है, उस क्षण तक जब वे आए और तुम्हें बताया। थेरेसा हकलाते हुए बोली, हाँ, तब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैंने क्या किया है, और मुझे लगा कि मैं पागल हो रहा हूँ और मुझे उन सभी लोगों से चिल्लाकर कहना चाहिए, अरे, ये तो मैंने ही किया है। खोजो मत, ये खंजर है, मैं ही अपराधी हूँ। हाँ, मैं यही कहने जा रहा था, तभी अचानक मेरी नज़र मेरे बेचारे जैक्स पर पड़ी। वे उसे साथ ले जा रहे थे। उसका चेहरा बहुत शांत, बहुत कोमल था, और उसकी उपस्थिति में मैंने अपना कर्तव्य समझा, जैसा कि उसने अपना समझा था। उसने बच्चों की खातिर चुप रहा। मैं भी चुप रहूंगा। हम दोनों ही उस हत्या के दोषी थे जिसका वह शिकार था, और हम दोनों को ही वह सब कुछ करना चाहिए जिससे अपराध उन पर हावी न हो। उसने अपनी मृत्यु की पीड़ा में ये स्पष्ट रूप से देखा था। उसके पास अपने पैरों पर खड़े रहने, उससे बात करने वाले लोगों को जवाब देने और खुद को मरने के लिए बंद करने का अद्भुत साहस था। उसने ये किया था, एक ही कार्य में अपने सभी दोषों को मिटा दिया था, और ऐसा करके उसने मुझे अपनी क्षमा प्रदान की थी, क्योंकि वह मुझ पर आरोप नहीं लगा रहा था, और मुझे चुप रहने का आदेश दे रहा था, और खुद का बचाव करने का, हर किसी के खिलाफ, खासकर तुम्हारे खिलाफ, जमीन। उसने ये आखिरी शब्द और भी दृढ़ता से कहे। पहले तो वह अपने पति की हत्या करके किए गए अनजाने कृत्य से पूरी तरह अभिभूत थी, लेकिन फिर उसने जो कुछ किया था उसके बारे में सोचकर और इतनी ऊर्जा के साथ खुद का बचाव करके अपनी ताकत को थोड़ा सा पुनः प्राप्त किया।
उस आकर्षक महिला का सामना करते हुए जिसकी घृणा ने उन दोनों को मौत और अपराध की ओर धकेल दिया था, उसने अपनी मुठ्ठियां कस लीं, संघर्ष के लिए तैयार, पूरी तरह से दृढ़ संकल्प के साथ कांप रही थी। जमीन एस्टेंग ने कोई झिझक नहीं दिखाई। उसने बिना कुछ कहे एक अथक भाव के साथ सब सुन लिया था, जो थेरेस के कबूलनामे के सटीक होने के साथ और भी कठोर होता गया। कोई भी भावना उसे नर्म नहीं कर पाई और कोई भी पश्चाताप उसके भीतर नहीं घुस पाया। ज्यादा से ज्यादा अंत में उसके पतले होठों ने खुद को एक फीकी मुस्कान में ढाल लिया। वह अपने शिकार को अपने चंगुल में जकड़े हुए थी। धीरे धीरे अपनी आंखें शीशे की ओर उठाकर उसने अपनी टोपी ठीक की और चेहरे पर पाउडर लगाया। फिर वह दरवाजे की ओर चली गई। थेरेसा तेजी से आगे बढ़ी। आप कहाँ जा रहे हैं? जहाँ मैं चुनूं। जांच मजिस्ट्रेट से मिलने। बहुत संभावना है तुम पास नहीं होगे। जैसा आप चाहें, मैं यहीं उसका इंतजार करूंगा। और तुम उसे क्या बताओगे? क्यों, तुमने जो कुछ भी कहा है वह सब तुमने मूर्खतापूर्ण कहा है। वह कहानी पर संदेह कैसे कर सकता है? तुमने मुझे सब कुछ इतनी अच्छी तरह से समझा दिया है। थेरेसा ने उसके कंधों को पकड़ लिया। हाँ, लेकिन मैं उसी समय उसे अन्य बातें भी समझा दूंगा, जमीन, वे बातें जो तुम्हारे बारे में हैं। अगर मैं बर्बाद हो गया तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे। तुम मुझे छू नहीं सकते। मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर सकता हूँ, तुम्हारे पत्र दिखा सकता हूँ। कौन से पत्र? जिनमें मेरी मौत तय थी। झूठ, थेरेसे, तुम्हें पता है कि वो प्रसिद्ध कथानक केवल तुम्हारी कल्पना में ही मौजूद है। न तो जैक्स और न ही मैं तुम्हारी मृत्यु की कामना करते हैं। आपने ऐसा किया, कम से कम आपके पत्रों में आपकी निंदा की गई है। झूठ, वे एक मित्र द्वारा एक मित्र को लिखे गए पत्र थे। एक मालकिन का अपने प्रेमी को पत्र। इसे साबित करो। वे वहाँ हैं, जैक्स की पॉकेट बुक में। नहीं, वे नहीं कर रहे हैं। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कहता हूँ कि वे पत्र मेरे थे। मैंने उन्हें वापस ले लिया है, या यूं कहें कि मेरे भाई ने उन्हें वापस ले लिया है। तुमने उन्हें चुराया है, दुष्ट, और तुम्हें उन्हें वापस देना होगा, थेरेसा ने उसे हिलाते हुए कहा। मेरे पास नहीं है, मेरे भाई ने रख लिए हैं। वह चला गया है। थेरेसा लड़खड़ा गई और निराशा के भाव के साथ रेनिन की ओर हाथ बढ़ाया। रेनिन ने कहा, वह जो कह रही है वह सच है। जब भाई तुम्हारा बैग टटोल रहा था तब मैंने उसकी कार्यवाही देखी थी। उसने पॉकेट बुक निकाली, अपनी बहन के साथ उसमें देखा, आकर उसे वापस रख दिया और पत्र लेकर चला गया। रेनिन ने रुककर कहा, यह कम से कम 5 के साथ। दोनों महिलाएं उसके करीब आ गईं। वह क्या संदेश देना चाहता था? अगर फ्रेडरिक एस्टेंग ने सिर्फ 5 अक्षर ही लिए थे तो छठे का क्या हुआ? मुझे लगता है, रेनिन ने कहा, जब पॉकेट बुक तख्त पर गिरी तो वह छठा पत्र भी तस्वीर के साथ ही बाहर निकल गया होगा और श्रीमान डोर्मेवल ने उसे उठा लिया होगा, क्योंकि मुझे वो उनके ब्लेजर की जेब में मिला था जिसे बिस्तर के पास लटका दिया गया था। ये यहाँ है। इस पर जमीन एस्टेन के हस्ताक्षर हैं और ये लेखिका के इरादों और उसके द्वारा अपने प्रेमी पर थोपी गई जानलेवा साजिशों को साबित करने के लिए काफ़ी है। मैडम एस्टेन का चेहरा सफ़ेद हो गया था और वो इतनी परेशान थी कि उसने अपना बचाव करने की कोशिश भी नहीं की। रेनिन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरी समझ से, मैडम, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। बेशक, पैसे के अभाव में और अपने संसाधनों के अंत में आपने उस जुनून का लाभ उठाने की कोशिश की जिसके साथ आपने एम.डी. ओमेवल को प्रेरित किया ताकि वह सभी बाधाओं के बावजूद आपसे शादी कर सके और अपने हाथों से उसका भाग्य बना सके। मेरे पास पैसे के लिए इस लालच और इन घृणित गणनाओं के सबूत हैं और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें उपलब्ध करा सकता हूँ। उस जैकेट की जेब में हाथ डालने के कुछ मिनट बाद आपने भी ऐसा ही किया। मैंने छठा पत्र निकाल दिया था, लेकिन एक कागज का टुकड़ा छोड़ दिया था जिसे आप उत्सुकता से ढूंढ रही थीं और जो शायद आपकी जेब से गिर गया होगा। यह 100,000 फ्रैंक का बिना क्रॉस किया हुआ चेक था जिसे एम.डी. ओमेवल ने आपके भाई के नाम से काटा था। बस एक छोटा सा शादी का तोहफा जिसे हम पिन मनी कह सकते हैं।
आपके निर्देशों पर अमल करते हुए आपका भाई 4 बजे से पहले बैंक पहुंचने के लिए मोटर से लेहवर चला गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि उसने चेक भुनाया नहीं होगा, क्योंकि मैंने बैंक को एक टेलीफोन संदेश भेजा जिसमें एम.डी. ओमेवल की हत्या की घोषणा की गई, जिसके बाद सभी भुगतान रोक दिए गए। इस सब का नतीजा यह है कि अगर तुम बदला लेने की अपनी योजना पर कायम रहे तो पुलिस के हाथ तुम्हारे और तुम्हारे भाई के खिलाफ सभी सबूत लग जाएंगे। मैं एक शिक्षाप्रद साक्ष्य के रूप में एक पखवाड़े पहले ब्रेस्ट और पेरिस के बीच रेलवे पर डाइनिंग कार में तुम्हारे भाई और तुम्हारे बीच हुई बातचीत की कहानी जोड़ सकता हूँ। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मुझे ये चरम उपाय अपनाने के लिए मजबूर नहीं करोगे और हम एक दूसरे को समझते हैं। क्या ऐसा नहीं है? मैडम एस्टेंग जैसी प्रकृति के लोग, जो तब तक हिंसक और जिद्दी होते हैं जब तक लड़ाई संभव है और जब तक उम्मीद की किरण बनी रहती है, हार में आसानी से बह जाते हैं। जमीन इतनी बुद्धिमान थी कि वह इस तथ्य को समझ नहीं पाई कि प्रतिरोध का थोड़ा सा प्रयास भी इस तरह के विरोधी द्वारा चकनाचूर कर दिया जाएगा। वो उसके हाथों में थी। वो केवल झुक सकती थी। इसलिए उसने कोई नाटक नहीं किया, न ही धमकी, क्रोध या उन्माद का प्रदर्शन किया। उसने सिर झुकाकर कहा, हम सहमत हैं। उसने कहा, आपकी शर्तें क्या हैं? चले जाओ। अगर कभी तुमसे सबूत मांगे जाएं तो कह देना कि तुम्हें कुछ नहीं पता। वह चली गई। दरवाजे पर वह झिझकी और फिर दांतों तले उंगली दबाते हुए बोली, चेक। रेनिन ने मैडम डी ओर्मेवल की ओर देखा, जिन्होंने घोषणा की, उसे रखने दो, मैं उस पैसे को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जब रेनिन ने थेरेसा डी ओर्मेवल को सटीक निर्देश दिए कि पूछताछ के दौरान उसे कैसे व्यवहार करना है और उससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है, तो वो हॉर्टेंस डैनियल के साथ शैलेट से बाहर निकल गया। नीचे समुद्र तट पर मजिस्ट्रेट और सरकारी वकील अपनी जांच जारी रखे हुए थे, माप ले रहे थे, गवाहों की जांच कर रहे थे और आमतौर पर अपने सिर एक साथ रख रहे थे। जब मैं सोचती हूँ, हॉर्टेंस ने कहा, कि तुम्हारे पास खंजर और मिस्टर डी ओमेवल की पॉकेट बुक है, और मुझे लगता है कि यह आपको बहुत खतरनाक लगता है। उसने हंसते हुए कहा, मुझे तो ये बहुत हास्यास्पद लगता है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? किस? क्या उन्हें कुछ संदेह हो सकता है? हे प्रभु, उन्हें कुछ भी संदेह नहीं होगा। हम उन अच्छे लोगों को बताएंगे कि हमने क्या देखा और हमारे साक्ष्य से उनकी उलझन और बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं देखा। समझदारी के लिए हम 1 या 2 दिन रुकेंगे, ये देखने के लिए कि हवा किस तरफ बह रही है। लेकिन ये पूरी तरह से तय है, वे कभी भी मामले का सिर या पूंछ नहीं समझ पाएंगे। फिर भी तुमने रहस्य का अनुमान लगा लिया, और वह भी पहले से ही। क्यों? क्योंकि जहाँ कोई कठिनाई नहीं है, वहाँ कठिनाई की तलाश करने के बजाय, जैसा कि लोग आमतौर पर करते हैं, मैं हमेशा सवाल को वैसे ही रखता हूँ जैसे उसे रखना चाहिए, और समाधान बिल्कुल स्वाभाविक रूप से आता है। एक आदमी अपने केबिन में जाता है और खुद को अंदर बंद कर लेता है। आधे घंटे बाद वह अंदर मृत पाया जाता है। कोई भी अंदर नहीं गया था। क्या हुआ है? मेरे हिसाब से इसका एक ही जवाब है। इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। चून की हत्या केबिन में नहीं की गई थी, इसलिए इसे पहले ही अंजाम दिया गया होगा, और जब वह अपने केबिन में दाखिल हुआ तो वह व्यक्ति पहले से ही जानलेवा रूप से घायल था। और तुरंत ही इस विशेष मामले में सच्चाई मेरे सामने आ गई। मैडम डी ओमेवल, जिसे आज शाम को मारा जाना था, ने अपने हत्यारों को रोका, और जब उसका पति जमीन पर झुका हुआ था तो उसने उन्माद के एक पल में उसे पीठ में छुरा घोंप दिया। उसके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा था, सिवाय इसके कि वह उन कारणों को खोजे जो उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब मुझे वे कारण पता चले तो मैंने बिना किसी शर्त के उसका पक्ष लिया। यही पूरी कहानी है। दिन ढलने लगा था। आसमान का नीला रंग गहरा होता जा रहा था और समुद्र पहले से भी ज्यादा शांत। तुम क्या सोच रहे हो? रेनिन ने एक क्षण बाद पूछा। मैं सोच रही हूँ, उसने कहा, कि अगर मैं भी किसी षड्यंत्र का शिकार होती, तो मुझे चाहे जो भी हो, आप पर भरोसा करना चाहिए। हर परिस्थिति में आप पर भरोसा करना चाहिए। मैं जानती हूँ, जैसे कि मैं जानती हूँ कि मैं मौजूद हूँ, वैसे ही आप मुझे बचाएंगे,
चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न हों। आपकी इच्छा शक्ति की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, आपको प्रसन्न करने की मेरी इच्छा की कोई सीमा नहीं है।